स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मायानगरी मुंबई में सिल्वर स्क्रीन में हर वक्त हर मिनट चीजें बदलती रहती और उस सिल्वर स्क्रीन में तो चीजें बदलती ही हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से महाराष्ट्र की सियासत में भी चीजें बदलती हुई दिखती हैं। पिछले 5-7 साल में आपने देखा है किस तरीके से महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य ही पूरी तरीके से बदल गया। अब एक पार्टियां दो टुकड़ों में हैं और बीजेपी फिर सत्ता में है, और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच एक तकरार हुई थी वो सब आपने देखा। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कुछ और बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक विरोधी उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। और यह तारीफ ऐसे समय में हुई है जब उससे पहले उद्धव ठाकरे अपने सांसदों, विधायकों और बेटे के साथ देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की इस राजनीतिक महाभारत में पक क्या रहा है। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। महाराष्ट्र की राजनीति आपको ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल बॉलीवुड की तरह है, जहां बहुत चीजें जल्दी बदलती रहती हैं सिल्वर स्क्रीन की तरह? देखिए, इन दिनों तो खास तौर पर बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। अब इसके पीछे जो बात समझ में आती है कि अब मौका बहुत बड़ा था और देवेंद्र फडणवीस के आगे या उनके कद के आगे इस वक्त बाकी सारे जितने भी लीडर्स हैं उनके कद फीके पड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे की हालत देख लीजिए, उनकी पार्टी की हालत देख लीजिए। पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए उसमें उनकी पार्टी मतलब हालत ऐसी हो गई कि शिंदे से भी कमजोर पड़ गई। जबकि वो तो बाला साहब के अपने पुत्र थे, उनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। लेकिन वही बाला साहब का नाम लेकर एकनाथ शिंदे लड़े और उनसे ज्यादा सीटें लेकर आए। हालत ये देख लीजिए कि पूरी एनसीपी महाराष्ट्र में जानी जाती थी शरद पवार की वजह से, और उनको पूरे महाराष्ट्र में प्यार से लोग शरद दादा पवार भी कहते हैं। लेकिन शरद पवार की हालत देख लीजिए कि उनकी जो सीटें थी और अजित पवार की सीटें थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। इससे ये समझ में आता है कि अब कहीं भी जब चुनाव होते हैं तो चेहरा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप किसके साथ गठबंधन में हैं और कौन सी पार्टी सरकार में आ सकती है, इसका मैसेज जब पब्लिक के बीच पहुंचता है तो पब्लिक उसी को वोट करती है। देवेंद्र फडणवीस ने जब वो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उस वक्त से जो काम शुरू किया और अब मुख्यमंत्री हैं तब जो वो काम कर रहे हैं, उस काम ने एक मील का पत्थर खींचा है जिसको कोई लांघ नहीं सकता है। और ये भी देखिए, जीरो टॉलरेंस के साथ आपने देखा अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर के ऊपर एक छोटा सा आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा मांगा, और अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को वो प्रमोट भी करते हैं। अगर कोई अच्छा किया, आपने देखा उन्होंने विभागों की लिस्ट जारी की, रेटिंग जारी हुई, कौन सा विभाग कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उन्हें स्टार मार्क दिया गया। और कितने आपने वायदे किए 3 महीने में, उनमें से कितने वायदे पूरे हुए, इसकी पूरी लिस्ट जारी हुई। पता चला कुछ ऐसे विभाग थे जिन्होंने अपने मतलब 70% से अबव जाकर अपना काम पूरा किया। 100 में से 70% से ज्यादा काम पूरे कर दिए। बिल्कुल। तो इससे आपको पता चलता है कि एक जो कमिटमेंट था पब्लिक के प्रति, उस कमिटमेंट पर देवेंद्र फडणवीस खरे उतर रहे हैं। तो क्या फडणवीस के इसी कमिटमेंट को विरोधी मानने लगे हैं? क्योंकि 2 बयान में आपको बताऊंगा, एक पहले ठाकरे का, क्यों मान रहा है ये समझना होगा आपको। हाँ। इसका मतलब जब ये ठाकरे का बयान कि वो एक अध्ययनशील और एक बहुत निष्ठावान राजनेता हैं। देवेंद्र फडणवीस सचमुच बहुत पढ़ाई करते हैं। आप नॉर्मल उनके किसी वीडियो को उठाकर देख लीजिएगा, अगर वो किसी मंच पर भी बैठे रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। वो बहुत पढ़ते हैं और इसलिए उनको जानकारी हो, हर चीज की जानकारी है। महाराष्ट्र के एक एक कोने के बारे में लोग कहते हैं कि उनको मुज़बानी याद है, उनके मुंह पर सब होता है। देवेंद्र फडणवीस सच में पढ़ते हैं। अब दूसरी बात आते हैं कि अब शरद पवार को इतना सॉफ्ट क्यों होना पड़ा, उद्धव ठाकरे को इतना सॉफ्ट क्यों होना पड़ रहा है? अरे उद्धव ठाकरे को सॉफ्ट होना पड़ रहा है, ये तो और भी चौंकाने वाला विषय था। इसके और खास तौर पर तब जब आपने अब से 15 दिन पहले, करीब 15 दिन पहले आपने अपने भाई के साथ हाथ मिलाया, एक मंच पर आए, और उसके बाद आप सॉफ्ट हो रहे हैं। आपने बीजेपी पर हमला किया, बीजेपी के हिंदी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स हैं उन पर हमला किया, और आप फिर से बीजेपी के साथ इतना सॉफ्ट हो रहे हैं। और इतना सॉफ्ट कि फडणवीस को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी संभालने का मौका आ रहा है। हाँ,
वजह है, इसके पीछे दो वजह है। पहले सुनिएगा, दोनों के पास अपनी अपनी वजह है। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे को साइड करना है। उनको लगता है कि एकनाथ शिंदे ने उन पर, उनकी पार्टी में जो हक उनके पास था या जो विरासत में उनके पास रहना चाहिए था, वो एकनाथ शिंदे लेकर चले गए। एक पूरी राजनीतिक व्यथा उनकी, उद्धव ठाकरे की यही है कि एकनाथ शिंदे अकेले पूरे शिवसेना पर हावी हो गए, और इतने हावी हो गए कि उन्होंने बाला साहब का नाम तक छीन लिया, झंडा तक छीन लिया, पार्टी सिंबल चला गया। इससे बहुत नाराज है। और एकनाथ शिंदे नाराज इसलिए हैं कि उनके जो गुरु थे उनका उद्धव ठाकरे ने अपमान कर दिया। एक आपको पता है कि पूरा झगड़ा कैसे हुआ था? एक फिल्म को लेकर, एकनाथ शिंदे के जो गुरु थे, बिल्कुल, उन पर एक फिल्म बनी थी, और उस फिल्म का जब प्रीमियर रखा गया तो उसमें चीफ गेस्ट थे उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे ने उस फिल्म को देखते ही जो कमेंट किया था, वहां पर बैठकर ही जो कमेंट किया था, और कमेंट कर, अभी फिल्म शुरू ही हुई थी, 5-10 मिनट ही हुए थे कि चले गए। जानते हैं क्यों? उद्धव ठाकरे को ऐसा लगा कि उस फिल्म में बाला साहब से भी बड़ा कद दिखाया गया है उनका। इस वजह से वो चले गए, और एकनाथ शिंदे को यही बात बुरी लगी। तो ये अपनी लड़ाई है, इनका आपस का मतलब एक निजी मामला था, जिसको बाद में इतना बड़ा राजनीतिक मामला बना दिया गया कि एकनाथ शिंदे के साथ बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया तो आप देखिए आज वो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे। अब यही चीज उद्धव ठाकरे को खटक रही है। तो उद्धव ठाकरे इस चीज का बदला कैसे ले सकते हैं? राजनीतिक तौर पर जब आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे, देखिए अब उद्धव ठाकरे की यहां दो, एक तो पर्सनल दुश्मनी और दूसरा पॉलिटिकल दुश्मनी है। अब उनको दोनों का बदला पूरा करना है। तो ये तभी हो सकता है जब बीजेपी के प्रति वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। इसके अलावा उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कोई रास्ता ही नहीं है। पब्लिक ने तो सीधा नकार दिया है। पब्लिक, आप किसके पास जाएंगे? आप पब्लिक के पास ही तो जाएंगे। ये मुद्दा लेकर पूरा असेंबली इलेक्शन लड़े उद्धव ठाकरे, पब्लिक ने नकार दिया। पब्लिक ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, तभी तो ज्यादा सीटें दी। तो पब्लिक का तो मैंडेट क्लियर ये कहता है कि उद्धव ठाकरे मंजूर नहीं थे बाला साहब के विरासत के तौर पर, एकनाथ शिंदे मंजूर थे। अब इसके राज ठाकरे की हालत आप देख ही लीजिए, जिसके साथ हाथ मिलाया इन्होंने। राज ठाकरे तो पहले ही नकारे जा चुके हैं। उनको लगा कि हम वो एग्रेशन लेकर, बाला साहब जैसा एग्रेशन और छवि बनाकर राज करेंगे महाराष्ट्र पर, लेकिन वो जनता ने उसे भी नकार दिया। अब आते हैं कि अजित पवार और शरद पवार के बीच, देखिए अजित पवार और शरद पवार के बीच आज भी उतनी बात नहीं बिगड़ी है जितना एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बिगड़ चुकी है। और शरद, आप वैसे उद्धव ठाकरे कुछ दिन पहले मिलने भी पहुंचे थे, बेटे के साथ मुलाकात भी हुई थी, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले पवार परिवार की बात कर लेते हैं। अब देखिए, इतनी दोनों में चीजें नहीं बिगड़ी हैं। ये दोनों जब चाहें चाचा भतीजे तब सुलह हो सकता है। और इसके पीछे जो मतलब सुप्रिया सुले हैं, वो एक कड़ी बन सकती हैं, और वो बनी, पहले भी बनी है वो सुप्रिया सुले। प्रॉब्लम मतलब यहां पर समस्या बस यही है इन दोनों की कि शरद पवार को ऐसा लगता है कि अजित पवार को जो भी करना था वो अगर हमें भरोसे में रखकर वो करते तो ज़्यादा सही होता। इससे अजित मतलब शरद पवार का जो कद था, जो इज्जत थी, वो बची रह जाती। अजित पवार ने भी तो बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया शरद पवार को। पहले एक बार उन्होंने पार्टी तोड़ दी, फिर दूसरी बार तोड़ दी, तो एक डेंट पहुंचाया। तो शरद पवार इस वजह से, और शरद पवार के ऊपर बहुत सारे मामले भी हैं, तो उनका तो वैसे भी सॉफ्ट रहना उनकी मजबूरी है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में कहें कि आपके पास मौका है कि सरकार में आ सकते हैं, मतलब इस पक्ष में आ सकते हैं उद्धव ठाकरे को, नहीं, और फिर उसके कुछ घंटे बाद मुलाकात हो जाए बेटे के साथ, हालांकि मुलाकात की वजह और कुछ, और फिर अब तारीफ इस तरीके की कि केंद्र में सत्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता संभालने की जिम्मेदारी अब आने वाली है फडणवीस पर, ये सब अगर तीनों कड़ियां आप जोड़ेंगे तब आपके विचार फिर क्या? देखिए, देवेंद्र फडणवीस कभी भी उद्धव ठाकरे को डायरेक्ट इनवाइट करके कहीं ये नहीं कहेंगे कि आप सत्ता में आ जाइए। नहीं, विधानसभा में उन्होंने बोला कि हम तो विपक्ष में नहीं आ रहे हैं, आपको सत्ता में आना हो तो आ जाइए 2029 के पहले। अब ये अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये साफ इशारा है उद्धव ठाकरे के लिए। लेकिन एक मयान में दो तलवार रह कैसे सकते हैं? अगर उद्धव ठाकरे आएंगे तो एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़ देंगे, और इत्तेफाक देखिए शिंदे बगल में बैठे थे, और शिंदे उन्होंने, देखिए देवेंद्र फडणवीस मतलब एक बहुत राजनीति के माहिर प्लेयर है, तो उन्होंने इसे तंज के लहजे में, जहां तक मेरा आकलन कहता है कि तंज के लहजे में कहा होगा। और ये कहना इसलिए भी उनके लिए जरूरी था
कि आपने देखा था देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जब एक बार मतलब पार्टी का परफॉर्मेंस उस लायक नहीं रहा और सरकार चली गई, तब कितना मजाक उड़ाया था उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर। और एक चीज आप मत भूलिए कि उद्धव ठाकरे को भी कांग्रेस से बदला लेना है और शरद पवार को भी कांग्रेस से बदला लेना है। वहां महाविकास इनका जो बना था ना अघाड़ी, हाँ महाविकास अघाड़ी जिसको इन्होंने नाम दिया था, तो उस महाविकास अघाड़ी में आपने देखा होगा कि जितना तवज्जो उद्धव ठाकरे को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। भले वो मुख्यमंत्री बने, उतना तवज्जो नहीं मिला। उस लेवल का जब उस लेवल की अहमियत नहीं मिली तो इस वजह से भी थोड़ा उनको ये बात कचोटती होगी। तो दोनों को कांग्रेस से बदला लेना है तो कैसे लेंगे? बीजेपी ही एकमात्र रास्ता है, एनडीए ही एकमात्र रास्ता है। तो इस वजह से भी देवेंद्र फडणवीस की ये लोग तारीफ कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्या आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो कि एक वक्त कुछ साल पहले असंभव दिख रहा था? हालांकि राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता है। क्या जो ऑफर मिला उस ऑफर को सीरियस मोड में ले जाएंगे उद्धव ठाकरे? शरद पवार इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यहाँ पर देश और दुनिया की मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।